नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। बंगाल का रण गुजरते समय के साथ और भीषण होता जा रहा है। इस भीषण रण में फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने शंखनाद किया है कि वो वाम दल और कांग्रेस के साथ चुनावी समर में उतरेंगे। अब्बास सिद्दीकी का वाम दल और कांग्रेस के साथ जाना उन दोनों दलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब बंगाल का चुनावी समर बंगाल के मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल हो रहे हैं कि फुरफुरा का खेल कौन पास कौन फेल। ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस अजान में बंगाल के सियासी शख्सियतों के अरमान बसे हैं। इस अजान में बंगाल के चुनावी रण का घमासान बचा है। इस अजान में सपने बसे हैं कि बंगाल का मुसलमान साथ आएगा, जीत दिलाएगा और सत्ता तक पहुंचाएगा। क्योंकि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और इंडियन सेकुलर फ्रंट के मुखिया अब्बास सिद्दीकी ने तय किया है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन के पीछे की रणनीति क्या है, सुनिए। দেখুন, তিনারা যদি একসাথে জোট করতে চান এটা তো অত্যন্ত ভালো জিনিস। জোট হলে তো ভোট ভাগাভাগি হবে না, সেটা উভয়ের জন্য ভালো হবে। কিন্তু জোটটা কি জন্য করা হচ্ছে? আমি তো চাই এই যেখানে সিট আমি দেবো ওনারা দেবেন, যে ওনারা দেবে সেখানে আমরা দেব না। सीटों का बंटवारा जब होगा तब होगा, लेकिन ये गठबंधन क्यों हुआ उसे समझिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है 27%, हिंदू मतदाता 70% हैं और अन्य 3% हैं। ये 27% मुसलमान जिसके साथ जाएंगे ये मान के चलिए कि उसकी बल्ले बल्ले कराएंगे। क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के असर वाली सीटें 120 से 125 हैं। इनमें 41 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 80 सीट में 30% से ज्यादा मुस्लिमों का प्रभाव है। वाम दल और कांग्रेस के साथ फुरफुरा के पीरजादा का आना दोनों दलों के लिए संजीवनी जैसा है। क्योंकि फुरफुरा शरीफ का 100 सीटों पर सीधा प्रभाव है। इनमें हुगली, बर्धमान, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम है। माना जाता रहा है कि बंगाल का मुस्लिम मतदाता टीएमसी का पक्का वोटर है। क्योंकि 2016 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को मुस्लिम बहुल 125 में से 90 सीटों पर जीत मिली थी। ये मुस्लिम वोटर्स का 50% था। लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए टीएमसी का कमजोर होना फायदे जैसा लग रहा है। It's a democratic country. These are alliances of opportunism, but they are most welcome to do it. We know what the results are going to be. Congress, doesn't even have a leadership. बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि चाहे जैसा गठबंधन कर लिया जाए कुछ भी काम नहीं आएगा। যারা রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন আব্বাস সিদ্দিকের জন্য, তিনি নিজেই বলছেন কার সঙ্গে কি জোট তিনি কিছুই জানেন না। এই ধরনের হাস্যাস্কর পরিস্থিতি এই দুটি পার্টির হয়েছে। গত নির্বাচনে कांग्रेस हाफ হয়েছে, सीपीएम साफ হয়েছে। सियासी रण बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही है मुस्लिम मतदाताओं से सियासी जमातों की उम्मीदें। सवाल ये है कि बंगाल का मुस्लिम मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता। आज तक ब्यूरो। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पीरजादा का गठबंधन क्या गोल खिलाएगा और ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि बीजेपी इस गठबंधन से कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ेगा तो बीजेपी इसमें अपना फायदा देखती है। इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। टीएमसी की ओर से प्रवक्ता रिजू दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी जो कि प्रवक्ता और सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और कुछ ही देर में हमारे साथ सीपीआई के नेता दिनेश वार्ष्णेय भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए रिजू दत्ता जी, खेल बिगाड़ने के लिए फुरफुरा शरीफ पहले ही मैदान में आ गए थे और अब तो ये बड़ा गठबंधन टीएमसी का सारा खेल बिगाड़ने की फिराक में है। ये लोग क्या करेंगे ऐसे? चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार और नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए, हमने कभी भी राजनीति धर्म के ऊपर नहीं किया है।
हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। अब आपके डिबेट पे मैं आता हूं और इस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए 2019 में क्या हुआ था। 2019 से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर मिला के करीब 25% था। वो 25% गिर के सीपीएम का हुआ 6% और कांग्रेस का हुआ 11%, और ये बढ़ोतरी मिली थी बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी ने 2019 में उनको 18 सीटें आई। बढ़िया बात है। अभी ये जो फुरफुरा शरीफ को लेके जो राजनीति, पहले तो फुरफुरा शरीफ एक धार्मिक स्थान है, वहां पर राजनीति तो होता नहीं है और ना ही कभी करना चाहिए, पर फुरफुरा पहले नहीं होता था ना, लेकिन दर पर ममता बनर्जी मत्था टेकने तो जाती थी, इसी वजह से 11 भी जीती, 2016 भी। इसको इग्नोर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए हैं, आप राजिता से जल्दी से जानकारी, ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर टीएमसी राजनीति नहीं करती है, ये बीजेपी का काम है। इस तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे हैं। अब राजिता जी, आप सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि टीएमसी जान गई है उसका भविष्य क्या है। शुभेंदु अधिकारी जी के साथ करीबन 74 लोग वहां से निकल के भाजपा में आ गए हैं। कुछ दिन पहले दिनेश त्रिवेदी जी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आदरणीय ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे सिर्फ ये 2 ही अप्रैल मई तक रह जाएंगे टीएमसी में। स्थिति टीएमसी की बहुत खराब है। दिनेश त्रिवेदी जी ने उस दिन कहा कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है, अपनी बातें रखने का कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल रहा है। स्थिति बहुत खराब है टीएमसी के भीतर और इसीलिए वो वहां से एग्जिट कर गए। तो जब ऐसी स्थिति बनी हुई है तो मुझे लगता है कि टीएमसी को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। ये टीएमसी पार्ट 2 बीजेपी अपनी पार्टी को क्यों बना रही है बंगाल में? मतलब उनके नेताओं को खींच खींच कर लाकर इतने खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है क्या वहां पे? चित्रा जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ सब आकर्षित हैं। गुड गवर्नेंस मॉडल हमने दिया है। आप स्कोर बोर्ड देखें, देखिए ऐसा है कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। आप स्कोर बोर्ड देखिए, एक पर एक राज्य हम जीतते जा रहे हैं, एक पर एक लोकल बॉडी इलेक्शन सब जीतते जा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है स्कोर बोर्ड देखकर ही आप लोग खुश रहें। देखिए उनका स्कोर बोर्ड क्या कहता है, इसी बात का तो डर है ना रिजू दत्ता टीएमसी को, और इसीलिए ज्यादा अग्रेसिव और बीजेपी की ही लाइन पर चलती हुई टीएमसी भी दिखाई दे रही है। देखिए, चाहे वो सरस्वती पूजा को लेकर हो, चाहे जय सिया राम को लेकर हो। ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से उनको दिक्कत थी, लेकिन अब चुनाव आते आते जय सिया राम का नारा लगा रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा और अभी भी कह रहा हूं, हमने कभी भी धर्म का बैसाखी नहीं लिया है अपने सत्ता की राजनीति करने के लिए। आज ममता बनर्जी ने जो काम किया, ये एक ही प्रदेश है चित्रा जी जहां पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और राशन फ्री में मिलता है। वो तो किसी का सरनेम देख के दिया नहीं जाता। ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए हर निवासी को बंगाल में मिलता है, उसमें तो हम नहीं देखते कौन क्या कपड़ा पहन रहा है या किसका सरनेम क्या है। तो ममता बनर्जी तो सबके लिए काम करती है। अभी मैं मैडम को, अपराजिता मैडम को, उन्होंने जो पॉइंट्स बताया उनका एक एक करके जवाब। पहले उन्होंने बोला आप रिजल्ट देखिए सब जीतते आ रहे हैं। आज पंजाब में इलेक्शन हुआ, वहां तो उनका सुपड़ा साफ हो गया। चलिए छोड़िए। आप दूसरा बात, नेता आना जाना का, जैसे चित्रा जी आपने कहा कि उनका टीम जो है ना, अभी जो वोट होने वाला है, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं होगा, ये टीएमसी ओरिजिनल लेड बाय ममता बनर्जी वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी। और उनका तो आपको भी देखना पड़ेगा ना कि टीएमसी छोड़कर ताश के पत्तों की तरह क्यों नेता उधर शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं, बिखरता जा रहा है आपका कुनबा, और टीएमसी लेकर इस पर गंभीर नजर नहीं आती है। चलिए आप बोलिएगा। दिनेश वार्ष्णेय जी भी जल्दी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ में जुड़ जाती हूँ। दिनेश जी, अब तो आप लोग खुश होंगे फुरफुरा शरीफ के आ जाने से कम इसी बहाने से ही कम से कम कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी दलों को लगेगा कि नैया कहीं पार हो जाए, हमारी मुसलमान वोट हमारी तरफ आ जाए। खुश हैं कि नहीं आप लोग इस गठबंधन से? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस का अलायंस जो हुआ था वो पिछले इलेक्शन में भी था और इस इलेक्शन में भी है। फुरफुरा जो अलायंस में आया है वो उसका स्वागत है, परंतु ये कह देना कि हम मुस्लिम वोट के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, गलत है। पहले भी हमें बहुत मुस्लिम वोट पड़ती रही है और सेकुलर पार्टीज को पड़ती रही है। जहां तक बीजेपी का स्कोर बोर्ड की बात करनी है, बीजेपी प्रवक्ता, इनका स्कोर बोर्ड देख लीजिए ना। नागालैंड में दोनों से अलायंस है, दोनों ही विध्वंसकारी प्रवृत्तियों की हैं। त्रिपुरा में जिनका अलायंस हुआ उसके खिलाफ ये पिछले 30 साल से बोलते थे कि इनको अंदर डाल दो, वो तिरंगे को नहीं मानते थे। मणिपुर में जिसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि इसको जेल होनी चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके एडिशन देखिए आप,
मुकुल राय उधर शारदा स्कैम में थे, इनके आते ही ड्राई क्लीन की मशीन में धुलते ही साफ हो गए। ड्राई क्लीनर बने हुए हैं ये आजकल बीजेपी वाले। या तो पैसे से फिनांस करेंगे या ड्राई क्लीनर बनेंगे। जिनको 35 साल की राजनीति में हमने बंगाल में जीरो कर दिया था, खत्म कर दिया था, उसको टीएमसी आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि टीएमसी की भी राजनीति भ्रष्टाचार पे आधारित है, बीजेपी की राजनीति भी भ्रष्टाचार और लूट पे आधारित है। ये सिर्फ राम करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बेरोजगारी के खिलाफ ये बोले 2019 में क्या हुआ, चौथे नंबर की पार्टी पंजाब में, अब पंजाब में कांग्रेस को देखकर खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। वो इस साल आप देख कहाँ है ये बताइए ना। इस बार आप देख लीजिएगा, पंजाब में जोगा में मनसा जिले में 13 में से 12 सीपीआई जीती है नगर पालिका। पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी वालों का। और आज कहता हूं ये चैलेंज देते हैं हम इनको, ये आज ईवीएम हटा दें, पूरे हिंदुस्तान में 40 MP नहीं जीत पाएगी बीजेपी। अब मतलब ईवीएम पर ही कुल मिलाकर आकर ठीकरा फोड़ देंगे आप लोग। अपराजिता जी वो कह रहे हैं ईवीएम हटा दीजिए, फिर देखिए बीजेपी का क्या हाल होगा। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे ईवीएम कोई देश नहीं ले रहा आजकल, भारत ही चला रहा है सिर्फ। बिल्कुल सही बात है। इनका एडिशन देखिए, नागालैंड में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, मेघालय में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, त्रिपुरा में देश विरोधी ताकतों से अलायंस। गॉडसे को मानने वाली प्रज्ञा को ये MP की टिकट देते हैं। ISI के एजेंट इनकी पार्टी के लोग। आसाम में ISI का इसका झंडा फहराने वाला बीजेपी का लीडर। इनका एडिशन देखिए, इनका अरे ये दाएं बाजू की पार्टियां बीजेपी भ्रष्टाचार कर करके यहाँ पे पहुंची है। अंधा पैसा, इनका अंधा पैसा है, अंधा पैसा। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए कहाँ पर है। अब सीबीआई क्या बोलेगी, ये लोग अपनी राजनीतिक नोटबंदी के बाद नोटबंदी इस देश का सबसे बड़े घोटाले में ये शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, और हम पूरी विनम्रता लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हम अप्रैल मई के बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, आपकी बात हो गई, राजनीति की बात हो जाए। हो गई सर, हो गई आपकी बात, एक बार जवाब ले लीजिए। ऑन पेट्रोल डीजल इसकी बात नहीं करेंगे, ये इसकी बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ ना। बोलिए अपराजिता जी, वो पेट्रोल डीजल के भी दाम। ठीक है सर बोलिए। वो कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान ज्यादा करते हैं बजाय इसके कि पेट्रोल और डीजल पर बातचीत के। बोलिए। मैं कहूंगी जो जीता वही सिकंदर। मैं आपको स्कोर बोर्ड देखकर बोल देती हूँ, गोवा का म्युनिसिपल इलेक्शन हमने जीता, राजस्थान का म्युनिसिपल इलेक्शन जीता, बिहार असेंबली इलेक्शन जीता, और आप वेस्ट बंगाल जीतने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि अभी आप भारतीय जनता बिहार असेंबली इलेक्शन में तो 22 सीटों पे आपने क्या खेल किया सब जानते हैं। वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा तब पता लगेगा। 22 सीटों पे आपने हेराफेरी की है बिहार में। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व की चर्चा है। उनके पास तो एक बड़ा चेहरा है ना बीजेपी के पास। दिनेश जी आप लोगों के पंजाब ने बता दिया, पंजाब भी इसी देश में है, हरियाणा ने बता दिया, आप नगर निगम में आ गए, वो भी इसी देश में है, राजस्थान ने भी बता दिया, वो भी इसी देश में है, महाराष्ट्र ने बता दिया, वो भी इसी देश में है। दिनेश जी आप लोग दिखते ही नहीं है मुख्य मुकाबले में, तो अपने भीतर तो झांक कर भी देखिए थोड़ा सा। बिल्कुल हम मुकाबले में आप लोगों को नहीं दिख रहे। पूरे बंगाल में पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी रैलियां ना तो बीजेपी कर पाई ना टीएमसी कर पाई, वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस कर रहे हैं। ये नहीं लगते और ना आप हमें दिखाते, हमें आप दिखाएं तो हम दिखाएंगे। हमारी रैलियों में इनको दुगने ले आ रहे हैं, हमारे जुलूसों में इनको दुगने ले आ रहे हैं। ये तो पूरी इंडिया से एक्सपोर्ट करके ले आते हैं। देखिए आपका खेल बिगाड़ने के लिए ये थोड़ा इनकी टिकटें जब भी इनके बीजेपी के नेताओं की कोई रैली बंगाल में होती है, आप देखिए कि स्टेशनों पर भीड़ कहां से आ रही है, हवाई जहाजों में भीड़ें कहां से आ रही हैं, ये देखिए आप चेक कीजिए, आपके रिपोर्टर में चेक नहीं करते। ठीक है जवाब दीजिए रिजू दत्ता जी। अपराजिता जी मैं आऊंगी आपके पास। बोलिए। ठीक है, दिनेश जी का कहना है कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में टीएमसी ही जिम्मेदार है। उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जिसको उसके पहले की जनसंघ जिसको 34 सालों तक इन लोगों ने बंगाल में जमने नहीं दिया, आपकी वजह से वो इतनी मजबूत हो गई है। ठीक है, तो मैं इसका ये जवाब है कि पूरा बंगाल की जनता जानती है टीएमसी का जो वोट परसेंटेज था 40+, वो 40 से 43 हो गया, और सीपीएम का 17-18% से गिर के 6% हो गया। तो जो पहले के बाम थे वो अभी नए होके राम हुए हैं।
यह है पहला बात। और दूसरा, इन्होंने कहा कि हम लोग मुसलमान तुष्टीकरण नहीं करते हैं, तो इनका जिनके साथ गठबंधन है वो अब्दुल मन्नान ने ही तो सोनिया गांधी को ओपन चिट्ठी दिया था कि हमें मुस्लिम वोट को वापस लाना है और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन करना है। तो ये लोग शायद रिसर्च करके नहीं आते। तीसरा बात, इन्होंने कहा कि अरे वो सूफी सिलसिला सेक्ट है, वो सूफी सिलसिला पंथ है, इस चीज को समझो। थोड़ा चित्रा जी आपके चैनल के अरे वो सूफी सिलसिला पंथ है रिजू दत्ता, तुम थोड़ा लेकिन ये बताइए, फुरफुरा शरीफ के लोग उनके साथ चले जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक अगर आपका शिफ्ट हो गया उधर, इसका मतलब समझते हैं रिजू दत्ता क्या होगा आपका? मैं आपको चित्रा जी लिखित में दिखा रहा हूं। चित्रा जी मैं आपको 43%, 11 में 50% मुसलमानों ने आपको वोट किया था 2016 में। अब अगर शिफ्ट हो गए तो हाल क्या होगा टीएमसी का? चित्रा जी मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, जो फुरफुरा शरीफ दरगाह है, जो एक पाक जगह है, बीजेपी वहां पर की ऊपर में जो अलायंस सीनियर्स हैं, बीजेपी ने उन सारे बीजेपी से सीनियर्स का जो अलायंस जितने भी किया था, ममता पीरजादा हैं, बनर्जी ने उनके उनका सबका इमरजेंस कराया आशीर्वाद बीजेपी ममता का। बनर्जी के पास है। बंगाल ये में बच्चा ममता लड़का बनर्जी है, जिम्मेदार है थोड़ा उसके ओवर बारे में। एम्बिशियस है, इमरजेंस उनको के लिए सीपीएम बीजेपी लोगों के ने बंगाल पास में। किया है, वो बच्चे का भी करियर खत्म हो गया। ये लोग दिनेश जी, अरे अगर रिजू ममता दत्ता बनर्जी बंगाल बीजेपी में के बीजेपी आगे बढ़ने के लिए लाने जिम्मेदार है, तो आपके टीएमसी पीछे जिम्मेदार हटने है। के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। 34 सालों तक जिस पार्टी ने शासन किया उसका ये हाल क्यों है, इसके बारे में बताइए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ममता बनर्जी या बीजेपी? देखिए मैं बताता हूं, जो ये बिल्कुल टीएमसी का उस समय समर्थन किया बीजेपी और उनके पैसे ने और पूरा बोलुआ मीडिया ने। एक समय ऐसा आया जब इन्होंने पैसे की मार मारी और पूरे हिंदुस्तान में वामपंथियों को दिखा दिया। अब देखिए बंगाल कहाँ है और वामपंथी राज्य में कहाँ था, ना उसका एग्रीकल्चर प्रोग्रेस है ना कुछ है। ये रिजू दत्ता बता दे क्या है इस समय में बंगाल में गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। आप पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन नहीं बन सकते, बीजेपी करेगी राम राम राम, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। अच्छा दिनेश जी, अब्दुल मन्नान ने खुली चिट्ठी एक करेगा सांप्रदायिक, एक करेगा गुंडागर्दी। नहीं, अब्दुल मन्नान तो आपके गठबंधन के लीडर है ना, उन्होंने खुला चिट्ठी क्यों लिखा था सोनिया गांधी को कि हमें मुस्लिम वोट वापस चाहिए, क्यों लिखा था बोलिए? अरे भैया रे, उस पंथ का इतिहास पढ़ो, उस पंथ का इतिहास पढ़ो, पंथ का इतिहास पढ़ो, तब तुम्हें पता लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बेसिक ग्राउंड से नहीं जाते हो, तुम भी वही हरकत कर रहे हो जो बीजेपी कर रही है। आप भी रिजू दत्ता वही कर रहे हो यार, पढ़े लिखे आदमी होकर, समझा करो। आप बीजेपी वालों की तरह मत बोलो, यही प्रॉब्लम है कि जब टीएमसी बीजेपी की तरह बोलती है वो बीजेपी बन जाती है। डिबेट होता है, चलो फिर भी मान लेते हैं। वो कह रहे हैं टीएमसी बीजेपी की तरह बोलने लगती है, फिर वो बीजेपी पार्ट 2 हो जाती है। रिजू दत्ता यही कहना चाहते हैं। अरे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा बीजेपी और टीएमसी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई इन दो के बीच में लड़ा रहे हैं, जबकि इस चुनाव में ये तिकोना संघर्ष है, इस चुनाव में ये तिकोना संघर्ष है। ये चाहते हैं दोनों में संघर्ष दिखाया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी और टीएमसी में नूरा कुश्ती है इस साल। ये नूरा कुश्ती में 18 सीटें बीजेपी ने और 22 टीएमसी ने जीत ली थी 19 में, और आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया था। हम मानते हैं उस बात को। हाँ नहीं, सुपड़ा साफ नहीं है बंगाल में, ये गलत बात है। सिर्फ पार्लियामेंट्री गेम्स को आप सुपड़ा साफ नहीं कह सकते। अभी भी बंगाल में सब बहुत बड़ा बेस है वामपंथी। अच्छा दिनेश जी, केरल में तो आपको कांग्रेस एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, यहाँ पर एक ही कप में 2 स्ट्रॉ डुबो के चार। केरल आप दोनों के बीच ये जो डिबेट हो रही है अपराजिता, जिससे बेहद खुश है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जब मुसलमान वोट बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। राजनीति में ठीक है, आपकी राजनीति हमारी राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। पूरे राष्ट्र की पार्टियां आजादी के समय से राष्ट्र की पार्टी हैं। ठीक है, एक बार बीजेपी की सांसद भी हमारे साथ हैं, उनको भी बोलने दीजिए। अपराजिता जी, कुल मिलाकर ये जो नूरा कुश्ती टीएमसी और गठबंधन यानी कि लेफ्ट दलों के बीच चल रही है, इससे तो बीजेपी खुश है ना कि वोट बटे, सीधा फायदा बीजेपी लेकर जाए। देखिए, हम बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, कोई किसी से मिल जाए, कहीं भी कोई तालमेल हो, लेकिन जीतने वाले तो हम हैं। जो जीता वही सिकंदर। जय श्री राम के नारे लगाकर, केवल जय श्री राम के नारे लगाकर जीतेगी बीजेपी। जॉन मिल्टन का एक लाइन है। आपके प्रदेश के जो अध्यक्ष बंगाल की जनता बीजेपी अच्छी तरह उन्होंने कहा कि राम भगवान नहीं है, राजा है। एक बार अमिताभ बच्चन की
कि नहीं एक बार सुन तो लीजिए। वहाँ की संस्कृति देखिए, अलग जॉन है। मिल्टन का वहाँ एक की लाइन है, संस्कृति वो बिल्कुल अलग है। आप अपनी लाइन की बोलिए, ठीक है सर। दिनेश जी, आप बोलने दीजिए, एक बार हो गई आपकी बात, हो गई दिनेश सर, आपकी बात हो गई। एक बार अपराजिता जी, मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि ये दुर्गा और राम की तुलना करते हुए राम को राजा बता देते हैं। जब इस तरह की बीजेपी के नेता रहेंगे तो फिर जय श्री राम तो इसी तरह की स्थिति हो गई ना, केवल भगवान को भी बांटती है बीजेपी, ये आरोप लग रहे हैं। इसी चैनल पे अंजना हम कश्यप जी लोगों को दिलीप जोड़ते घोष ने हैं, हम बोला किसी को कि बांटते राम नहीं भगवान है। नहीं है। बीजेपी के इसी बारे चैनल पे। में आप जानिए ज्यादा। हम लोगों को जोड़ने के लिए हैं देश में, बांटने की कोशिश हम लोगों इसी को बांटते चैनल पे नहीं है। आपके प्रदेश के अध्यक्ष ने बोला राम तो आम आदमी है अमिताभ बच्चन जी जैसे। मैंने नहीं बोला, आपके प्रदेश के अध्यक्ष रिजु ने दत्ता, कहा। ये किसने बोला कि राम आम आदमी है अमिताभ बच्चन जैसे? कुछ भी जोड़ देते हैं आप लोग। दिलीप घोष नहीं बोला, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन जैसे हैं भगवान राम, हाँ, ऐसा बोला? सुन लीजिए, कहाँ बोला है। अमिताभ बच्चन जैसे? कुछ भी बोलते हैं आप। जब अंजना जी ने बोला तो आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो मूर्ति बना के तो राम जी का पूजा होता है, तो बोला ये इस देश में तो मूर्ति बना के अमिताभ बच्चन जी का। तो अंजना जी ने फिर ये भी कहा कि आप क्या प्रभु राम की तुलना अमिताभ बच्चन जी से बोलिए करते हैं? अपराजिता सारंगी जी। इतना कद्दू है। वो एक तरफ देखिए- दुर्गा और राम को बांटते हैं, फिर अमिताभ बच्चन से तुलना करने लगते हैं। अब ये स्थिति हो जाएगी। ये आज तक पे अंजना देखिए, मैं ठीक कह है, दूं समझ गई मैंने वो कि सवाल। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ती है और भारत देश में जय श्री राम कहना अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी टीएमसी बात की है, हम भी तो ममता कहते हैं बनर्जी जय भी श्री राम। जाने, सब लोग जाने, हम जय श्री राम बोलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ठीक आप है, हमारे साथ जय श्री राम बोल रहे हैं। समझ में आया। नूरा कुश्ती पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हम रहेगी। लोगों को वही जोड़ते स्थिति हैं, इसको देखने को मिल रही है। लेफ्ट पार्टियां फुरफुरा शरीफ के आ जाने से काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन वो टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं और बीजेपी क्या इससे फायदे में रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है, मगर फुरफुरा शरीफ के पीरजादे के समर में उतरने के बाद यह लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। मैंने खुद जाकर उस दरगाह के आसपास रहने वालों के मन की बात जानने की कोशिश की थी। देखिए, दरगाह के आसपास रहने वाले लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, वहां के विकास को लेकर, वहां के मुद्दों को लेकर क्या बोल रहे हैं। फुरफुरा के पीरजादा करेंगे उलटफेर। फुरफुरा दरगाह का 100 सीटों पर प्रभाव। दरगाह से जुड़े मुस्लिम किसे अपनाएंगे? दरगाह से जुड़े लोग एक मुश्त वोट करेंगे। फुरफुरा का खेल, कौन पास कौन फेल। ये वो पवित्र जगह है जहां पर चुनावों के दौरान हर एक राजनीतिक दल आते हैं सर झुकाने के लिए और यहां का आशीर्वाद लेने के लिए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, अजमेर शरीफ दरगाह के बाद ये दूसरी ऐसी दरगाह है जहां पर जियारत के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी धरती से आज इस बात की बड़ी पड़ताल करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, कौन से हैं उसके मुद्दे और कौन सी पार्टी इस बार उनके दिल में है। 34 साल वामफ्रंट रहे और उसके बाद कांग्रेस भी यहाँ 30 साल रहे, तो ये सरकार जो अभी है तो थोड़ा कम किए, लेकिन हम लोग का अभी भी मांग है। आप लोगों के लिए बेहतर पार्टी कौन सी है? नहीं, ये तो हम लोग को जो काम करेगा हम लोग का पीर साहब का दुआ। अभी जो यहाँ पर जो आदमी लोग पीर साहब का लड़का लोग जो अभी जिंदा है, वो लोग भी यही दुआ करते हैं, जो काम देश के लिए करेंगे, जो काम आदमी के लिए करेंगे, उसको खुदा रब उसको विजय हासिल करे। बहुत कुछ मांग है, लेकिन गवर्नमेंट पूरा फुलफिल नहीं कर सका। हम लोग को उम्मीद है कि गवर्नमेंट अगले कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो इसको हम लोग का पूरा जो मांग है उसको फुलफिल करने का कोशिश करेगा। हुगली जिले के इसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी साहब की ओर से इंडियन सेकुलर फ्रंट की घोषणा की गई है, और वो इसलिए क्योंकि इस पार्टी के जरिए वो मुसलमानों के असल मुद्दों को उठा सके और उनको उनका हक दिला सके। वोट किसको करने वाले हैं? वोट जो हम लोग जहाँ चाहते हैं वही वोट देंगे, लेकिन हम लोग खराब नहीं आए बांग्ला में।
किया। मुसलमानों का वोट खराब होगा या एक मुश्त पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि बीजेपी इस बात से खुश होती है कि मुसलमान बटेंगे तो उसको सीधे फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम लोग अभी है ठीक है, जहाँ जाएगा एक जगह जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है। फुरफुरा शरीफ में आप बातचीत करेंगे, किसी भी पार्टी का नाम यहां पर नहीं लिया जाएगा जुबान में, लेकिन ये जरूर किया जाएगा कि मुसलमान वोटों के बंटने की जो बात कही जा रही है वो गलत है। मुसलमानों का वोट बटेगा नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही जगह जाएगा। आप लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? अच्छी पार्टी? हाँ, मेरे लिए तो सब पार्टी अच्छे है। ठीक है, आप लोग गोलमोल बातें करते हैं। एक्चुअली जो जैसे जो चुनाव होते हैं, जो हम लोग मतदान देते हैं, वो अगर सामने बोल देंगे हम किसको देंगे, वो तो नहीं होना चाहिए ना। पार्टी मुसलमान के कहने की बात नहीं है। कोई भी पार्टी आए, हर इंसान के लिए अच्छा काम करे, गरीब बंदा के लिए अच्छा काम करे। वो मुसलमान का चाहे हिंदू का क्रिश्चियन का, वो मतलब पार्टी का मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी आए वो जनता के लिए अच्छा काम करे, गरीबी हटाए। किस तरफ क्या इलेक्शन का टाइम किस तरफ कितना ज्यादा वोट जाएगा, ये अभी तक किसी को पता मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर का जो बात है वो पब्लिक के अंदर है। पब्लिक के अंदर है? पब्लिक के अंदर है। अच्छा, मतलब मुसलमान वोट बटेगा नहीं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं बटेगा। अभी बोलेगा हम करेगा, लेकिन जब इलेक्शन थप्पा मारने जाएगा ना, सारा वोट टीएमसी में जाएगा। अच्छा, ये मेरा दिल गवा दे रहा है। पब्लिक भी ऐसी सोच भी रखता है। जो भी नई सरकार बने आप लोगों के लिए क्या करे? वो तो सरकार नहीं, कोई होगा तो अच्छा होगा। ये सरकार तो सब बुरा दिया है। इस सरकार ने कुछ अच्छा नहीं दिया है? कुछ नहीं अच्छा दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। सरकार से क्या चाहते हैं? जो नई सरकार बने आप लोगों के लिए क्या करे? क्या कर, हम लोग को तो चाहे दीदी है, दीदी रहे बगल के अंदर, और क्या चाहे दीदी ही रहे। अच्छा है, वो बहुत अच्छी है। क्या चाहते हैं जो नई सरकार बने आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था करे? हम लोग के लिए क्या व्यवस्था करेगा? सरकार तो अपना पेट भरेगा। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किया जाता? कुछ नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बंगाल में मुसलमानों की अच्छी स्थिति को बयां नहीं करती। मुसलमानों का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसको लेकर हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से लगातार आपस में तू-तू मैं जारी रहती है, लेकिन पहली बार पीर के मैदान में उतर जाने से जो खुद किंग मेकर बनना चाहते हैं वो किस तरह का समीकरण बना या फिर बिगाड़ पाएंगे, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल में एक और मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर टॉलीवुड में सेंधमारी का दौर जारी है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में चेहरे की तलाश है। ऐसे में हर बड़ी शख्सियत से मुलाकात के बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बीजेपी को बंगाल में चेहरा मिल गया? मिथुन से मुलाकात मोहन भागवत की, और मुलाकात के बाद कल प्रसेनजीत से बीजेपी नेता की मीटिंग एक बार फिर से बंगाल की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। बारह घंटे के अंदर दो मुलाकात ने पश्चिम बंगाल की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। कल सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की, तो रात करीब 10:30 बजे बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी से मिलने बीजेपी नेता पहुंच गए। दोनों तस्वीरों से बस एक ही सवाल सामने आया, क्या इन दोनों मुलाकातों का बीजेपी के सीएम चेहरे की तलाश से कोई कनेक्शन है? क्या बीजेपी का बंगाल में चेहरा कोई एक्टर होगा? फिल्म अभिनेता मिथुन ने अपने ही स्टाइल में एक मुस्कान के साथ उन अटकलों को हवा दे दी। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन था वहाँ पे। अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। इस मुलाकात को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि रात को बीजेपी नेता अनिर्वाण गांगुली प्रसेनजीत से मिलने पहुंच गए। अनिर्वाण गांगुली ने अपनी लिखी किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी प्रसेनजीत को भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि बीजेपी ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ये बीजेपी के संपर्क अभियान का हिस्सा है, जिसमें वो दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करती है। जब बंगाल की गलियों में प्रसेनजीत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें आई, तो एक्टर ने सफाई देने में देर नहीं की। बतौर बंगाली ये हमारी संस्कृति रही है कि हम मिलने आए अतिथि का स्वागत करें। मैं पहले भी इस तरह की मुलाकात का मेजबान रहा हूँ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। मैं उनकी विचारधारा की इज्जत करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपनी विचारधारा का भी उतना ही सम्मान करता हूँ। इस मुलाकात में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। मैं अभी एक्टिंग में ही फोकस करना चाहता हूँ, जो कि मैं सबसे अच्छी तरह कर सकता हूँ।
58 साल के प्रसेनजीत पिछले 4 दशकों से बंगाली सिनेमा के जरिए लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। प्रसेनजीत से बीजेपी नेता की मुलाकात अपने आप में कई मायने रखती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में भी प्रसेनजीत को न्योता दिया गया था, जहां उन्होंने टॉलीवुड के कुछ और कलाकारों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। आयोजन के बाद चाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए कमर कस ली है। एक तरफ आपने देखा किस तरह से बड़े बड़े एक्टर से मुलाकात कयासों के बाजार को गर्म कर चले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कोई कोर-कसर चुनाव जीतने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। कल एक बार फिर से अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां बंगाल में जोर शोर से जारी हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ दुर्गा पूजा भी होगी, रामनवमी भी बनाई जाएगी, सरस्वती पूजा भी। बंगाली का सब बंगाली को भी लड़ाता है, ये इसका काम ही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासत का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी इस बार कोलकाता की नाबान्ना बिल्डिंग में कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। उस इरादे की तासीर बीजेपी की आक्रामक अंदाज वाली सियासत में दिख रही है। पार्टी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, ममता को सत्ता से बेदखल कर देना, जिसके लिए अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। शाह कल दक्षिणी 24 परगना पहुंच रहे हैं। अमित शाह कल कोलकाता से हेलीकॉप्टर के जरिए गंगा सागर पहुंचेंगे। वहां कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर काक द्वीप में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के आखिरी चरण को रवाना करेंगे। शाह खुद भी 15 किलोमीटर तक रथ यात्रा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री के कई और कार्यक्रम भी तय हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा निकलेगी और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मुझे लगता है कि जो परिवर्तन की लहर है पूरे बंगाल के अंदर, वो यहाँ पर भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अमित शाह के दौरे के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां सियासी युद्ध धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। शाह ने अपने पिछले दौरे पर राम को लेकर दीदी पर जमकर हमला किया था। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? शाह के दौरे के बाद बंगाल की सियासत राम बनाम दुर्गा तक पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दुर्गा को लेकर विवादित बयान भी दे दिया, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ममता को दुर्गा का रूप बता दिया था। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया बंगाली ने लिखा है। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। लज्जा है ना যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাবে। जंग अब मेरे भगवान और तेरे भगवान के बीच में शुरू हुई। दुर्गा और भगवान राम को लेकर जारी खींचतान सरस्वती पूजा तक पहुंची। बीजेपी ने ममता को तुष्टीकरण को लेकर घेरा, तो दीदी भी सॉफ्ट हिंदू का कार्ड खेलने लगी। सरस्वती पूजा के मौके पर झांकियों ने सियासी रंग ले लिया। सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है, इसलिए दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते। বলছেন তারা পুজো সম্বন্ধে কিছু জানে না। তৃণমূলের নেতা দেখুন, আমি নিজের দিয়ে বলতে পারি, আমি তো ছোটবেলা থেকে পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি কোনো বিজেপি নেতার থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না।
आज पाकिस्तान बेहद परेशान है। दरअसल भारत ने दुनिया को कश्मीर की सच्चाई दिखाने का दांव चला है। 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक इस वक्त कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। 370 हटने के बाद वो नए कश्मीर की बदलती तस्वीर को देखकर खुश हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। कश्मीर में विदेशी मेहमान बौखलाया पाकिस्तान। कि सारी मुसलमान दुनिया की अवाम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। डीडीए चुनाव के बाद जन्नत में लौटी रौनक। 370 हटने पर आंसू बहाता पाकिस्तान। जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें। विदेशी राजनयिकों ने देखा कश्मीर खुशहाल। अमन में आग लगाने वाले इमरान का बुरा हाल। कभी ये ना समझें, जो मुझे लगता है पिछली बारी आपने समझा था कि हम कोई कमजोरी के आलम में आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं। उसकी पोल खुल गई है। यूरोप और अफ्रीका के राजनयिक जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव में जीतकर आए नुमाइंदों से दिल खोलकर बातें कर रहे हैं। विकास की बातें हो रही हैं। कश्मीर के गांव में बदलती तस्वीर पर बातें हो रही हैं। करीब 20 राजनयिकों के दल में ज्यादातर यूरोपीय देशों के हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, फिनलैंड के अलावा अफ्रीकी देशों के राजनयिक भी हैं। सुबह 9:30 बजे राजनयिक 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। बड़गाम के मगाम ब्लॉक में डीजीसी चेयरमैन नजीर खान समेत पंचायत प्रतिनिधियों ने इनका स्वागत किया। चौथा फॉरेन डेलीगेशन का जो ट्रू दौरा है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है पिछले 2 साल में, खासकर धारा 370 के हटाए जाने के बाद ये चौथा फॉरेन डेलीगेशन का दौरा कश्मीर घाटी का हो रहा है। आज दिन भर कश्मीर में रहेंगे ये लगभग 20 डेलीगेट्स हैं और कल जम्मू का रुख करेंगे, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात होगी और बाकी लोगों से भी जम्मू में मुलाकातें होगी। इस बार का दौरा क्यों खास है? अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद भारत कश्मीर की खुशहाली के लिए की गई कोशिशों को दिखा रहा है। दरअसल पंचायत चुनावों के बाद लोकतंत्र की मजबूत वापसी हुई है। वहीं जनवरी 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता संभाली है। ऐसे में भारत के पास न सिर्फ दुनिया की कूटनीति में अपनी धाक को दिखाने का, बल्कि पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने का भी मौका है। पाकिस्तान तो यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। वहाँ पर उसके पास वो सेफ हेवन्स हैं और टेररिस्ट को फंडिंग करता है, टेररिस्ट को ट्रेनिंग करता है और सोशल मीडिया से इसको बढ़ावा देता है। पाकिस्तान इसी बात से बौखलाया हुआ है। 5 फरवरी को इमरान खान अवैध कब्जे वाले कश्मीर के कोटली में थे। कश्मीर एकजुटता दिवस पर भारत से एक बार फिर 370 को बहाल करने की गुहार लगाते दिखाई दिए। जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को वो हक दे जो दुनिया की कम्युनिटी ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो हक दिया था वो दें। कश्मीर पर इस्लामिक देशों ने भी इमरान का साथ छोड़ दिया है, फिर भी वो अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी तरफ 370 हटने के बाद कश्मीर विकास और अमन के रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसका दुश्मन बना हुआ है। दरअसल इस दौरे में राजनयिकों को कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। खासकर पाकिस्तान जिस तरह एलओसी पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, वहीं बार बार सीज फायर तोड़कर उन कश्मीरियों को निशाना बनाता है जिनका हमदर्द होने का दम भरता है।
जो है जो राजदूत हैं सभी वहां पर जाकर बातचीत से पूरी दुनिया को ये इत्तला करेंगे और मेरे विचार से जो असली तस्वीर है, जो सच्ची तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, जो वहां पर शांति बहाल है और सब काम ठीक तरीके से चल रहा है, वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आएगी। विदेशी राजनयिकों के इस दौरे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि ये दुनिया को भ्रमित करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। पाकिस्तान को पोल खुलने का डर सता रहा है। विदेशी राजनयिक बेरोक-टोक कश्मीर के लोगों से मिल रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग अमन चाहते हैं। दूसरी तरफ अपनी सियासत चमकाने और पाकिस्तान पर पिछले दरवाजे से सत्ता चलाने वाली पाकिस्तानी सेना कश्मीर का राग अलाप रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ गीता मोहन, दिल्ली आज तक।